मॉर्निंग एवरीवन। हम बछेंद्री पाल की एवरेस्ट यात्रा पढ़ रहे थे। आगे की शुरुआत करते हैं। लेसन को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से पढ़ना है हमें। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइनोल के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 व्यक्ति थे। लोब्सांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। यह पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं गहरी नींद में सोई थी। रात को 12:30 बजे जब उनके शरीर पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े आके टकराए बहुत भारी, तो उनकी नींद खुल गई। एक नींद के साथ एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज यानी बर्फ का विशाल गुंबद बन गया था, एक पहाड़ टाइप का टुकड़ा, बड़ा गुंबज, पुंज। हिमखंड यानी टुकड़ों, हिम यानी बर्फ, बड़े बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना यानी भीषण यानी तेज, गर्जना मतलब आवाज़ के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। यह एक आश्चर्य था, नहीं वरना इतने खतरनाक डेंजरस हादसे में मौत होना निश्चित है। लोब्सांग अपनी स्विट्जरलैंड की कोई छुरी थी, चाकू था, उसकी मदद से तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी देर का सीधा सार था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और मुझे बर्फ से की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हुए। बर्फ की कब्र इसलिए कहा है कि उस बर्फ के अंदर रह जाती तो वहीं मर जाती, इसलिए कब्र कहा है। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रक्चर पर लिटा लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह उतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था, यानी हिम्मत का काम था, साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। ये जब एवरेस्ट पे जाते हैं तो अलग अलग अपने कैंप बनाते हैं ऊपर, 1st 2 3rd 4th ऐसे। तो जो बेस कैंप था 2nd, उसमें भेज दिया गया जिनकी हड्डियां टूट गई थी। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कॉल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उसके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन चल रहे थे। दोपहर बाद में अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। नीचे जाकर चाय और जूस लिया। मैं बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। मैंने जैसे ही कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय कभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा
स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने आज्ञापूर्वक सम्मान के साथ चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से मिलना था, एवरेस्ट पे जाना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की ओर देखा, वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। की हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैं उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूं, इसलिए इस दल में आई हूं। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही यानी पर्वत पे चढ़ने वाली हूं, इसलिए मैं इस दल में आई हूं। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा, वह व्यक्ति हंसा, की नाम था उसका, और उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। उसने अपना किट बछेंद्री को नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही हार्ड जगह है साउथ कोल, पृथ्वी पर फेमस है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई बर्फ़ की। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे तक तंबू से निकल पड़ी। सुबह 4 बजे उठी बछेंद्री, बर्फ़ को पिघलाया, चाय बनाई और कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके लगभग 5:30 बजे तंबू से निकल पड़ी। अंगदौरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौरजी था जो बाहर खड़ा था। अंगदौरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। शिखर यानी चोटी के कैंप पर नहीं जाना चाहता था। वह बिना ऑक्सीजन चढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसके पैर जो हैं वो ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यानी या तो उसे साउथ कोल की चोटी पर चढ़ के वापस आना था या उसे अपना प्रयास छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। यानी उसने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य यानी श्रम यानी परिश्रम, साध्य यानी परिश्रम करना होगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। इसके अलावा यदि अंगदौरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौट कर आने का भी जोखिम था। यानी अगर उनके पैर ठंडे पड़ गए तो उन्हें लाने का भी जोखिम यानी डेंजर्स था। मुझे फिर भी अंगदौरजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी दिन उग गया था, सूरज निकल चुका आ रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर यानी जो आरोही पर्वत आरोही मतलब जो जाने वाला जो यात्री होता है। उपस्कर यानी जो कपड़ा पहन रखा था उसने, वो काफ़ी सुरक्षित और गर्म था। जो उसने अपने वस्त्र पहन रखे थे पर्वतारोही के चढ़ाई के दौरान, जब जो कपड़े पहनते हैं उसे आरोही कहा है, सॉरी उपस्कर कहा है वस्त्र को। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और उनके साथ बछेंद्री को भी चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें, जमे हुए बर्फ की सीधी
या ढलाऊ, ढलाऊ यानी जो ढलान हो। चट्टानें इतनी सख्त और भूरभूरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो, शीशे की तरह चट्टान दिख रही थी सीधी। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। बहुत डेंजर रास्ते थे, उनमें उन्होंने बहुत सोच समझ के कदम उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम सीकर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, यानी खुशी महसूस हुई उनको और उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर इसी गति से चलते रहे तो हम 2 बजे तक शिखर पे पहुंच जाएंगे। लाहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो वो उनके पास पहुंच गया। वह हमारे थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, अपनी सुरक्षा के बजाय उनके संतुलन के लिए। लाहटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की उपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट खा रही थी उस ऊंचाई में। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। जैसे ही ऑक्सीजन की उसने बढ़ाया, वो जो चढ़ाई थी वो इजी लगने लग गई। दक्षिणी शिखर की ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। यानी भुरभुरे यानी बहुत ही बारीक बारीक जो आइस के जो कण हैं वो उड़ रहे थे। बर्फ के कण, आइस के कण उड़ रहे थे। दक्षिण ध्रुव पे तेज हवा चल रही थी जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता यानी देखना, आगे का जो जगह थी वो दिख नहीं रही थी, शून्य तक आ गई थी। मतलब नजदीक, यानी 2, 4, 5 फुट के बाद कुछ नहीं दिख रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। अनेक बार देखा यानी बहुत बार देखने के बाद पता चला कि थोड़ी दूर के बाद कोई ज़्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। दृश्यता शून्य थी। शिखर के ऊपर पहुंच गई थी मां बछेंद्री पाल। मेरी सांसों मानो रुक गई थी। यानी बछेंद्री कह रही है कि मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा यानी विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। ये एक बहुत बड़ी बात है एक लेडी के लिए। 1984 में इतने साधन नहीं थे जाने के, इतने बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी, लेकिन बहुत ही ब्रेव लेडी थी ये, बहुत ही बहादुर महिला थी। ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके।
एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हजारों मीटर लंबी नीचे सीधी ढलान नीचे को देखते हुए उनको डर लग, सुरक्षा का टेंशन हो रहा था। उनके मन में प्रश्न था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। ऊपर चोटी पे फावड़े से खोद करके अपने आप को सेफ किया, सुरक्षित किया। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज को चूम लिया। सागर माथा यानी एवरेस्ट, एवरेस्ट ताज यानी उसकी चोटी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर, अपना जो सर का माथा है, सर को बर्फ पे लगा के, और जो एवरेस्ट की जो चोटी का ताज है यानी चोटी थी, उसको चूम लिया बछेंद्री पाल ने। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। देखिए, जब ईश्वर आपके साथ हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। बछेंद्री पाल ने माँ दुर्गा का चित्र और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान चालीसा, बजरंग बली निकाला और मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। देखिए, लाल कपड़ा भी लेके आई थी। जब बड़े बड़े काम के लिए जाते हैं तो भगवान को साथ लेकर गई थी, लाल कपड़ा भी लेके गई थी। छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। देखिए क्या किया, इनको बर्फ के अंदर दबा दिया हनुमान, वहाँ पे अपनी याद के लिए। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। आनंद यानी खुशी, खुशी के इस समय में उन्होंने अपने माता पिता को याद किया। ईश्वर को तो साथ ही लेके गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद और भगवान साथ हो, वो जीवन के कठिन से कठिन दौर को पार कर सकता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को, वो समस्या को समाधान कर सकता है। मैं जैसे ही उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी थे, उनके सामने झुक गई। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैं उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वहाँ एक अंगदौर जी था जो बहुत ही बेहतरीन इंसान था। उनने बछेंद्री पाल को गले लगाया और कहा कि आपने बहुत ही अच्छी चढ़ाई की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक प्लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। यानी कर्नल खुल्लर साहब और उनके जो नेता थे, उनको एवरेस्ट पर चारों के पहुंच जाने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। यानी जब तुम जाओगी तो तुम्हें बहुत ही आदर और सम्मान मिलेगा, बहुत ही लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। यानी जो तुम संसार पीछे छोड़ कर गई थी, उससे तुम जब नीचे आओगी वापस तो उससे डिफरेंट होगा। यानी तुम्हारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत होगा, लोग सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस अनूठी यानी बेहतरीन टॉप क्लास की उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को कॉन्ग्रेचुलेसन दूंगा। और वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और तुम
ऐसे संसार में वापस जाओगी, यानी तुम वापस जब आओगी तो ऐसी दुनिया में आओगी जो तुम्हारे अपने पीछे, जो तुम गई थी तो जैसे छोड़ के गई थी उससे एकदम डिफरेंट होगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िए, बहुत ही आपको आनंद आएगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में कुछ नहीं आया कहाँ से, तो मुझे पूछिएगा। जिन वर्डों का मीनिंग नहीं आ रहा है वो वर्ड्स मुझे पूछ लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।